वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी। इसमें क्या क्या करेंगे? इसमें हम वर्ण करेंगे, वर्णमाला करेंगे और मात्राएं करेंगे। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। हमें चारों तरफ अनेक प्रकार की आवाजें सुनाई देती है, जैसे पंखा चलने की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज, घंटी की आवाज, दरवाजे की आवाज, चलने की आवाज। लेकिन इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन मनुष्य के बातचीत करने की ध्वनियों का अर्थ होता है। तो इस अर्थ को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और व्याकरण में इसको क्या कहते हैं? व्याकरण में इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यानी व्याकरण में ध्वनि का अर्थ होता है वर्ण। वर्ण की क्या परिभाषा है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे बच्ची ने कहा हाथी, तो हाथी इसके टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन अगर हम ह के नीचे हलंत प्लस आ प्लस थ प्लस ई, ये चार इनके टुकड़े नहीं कर सकते। यानी हाथी का जब वर्ण विच्छेद कर दिया जाता है तो अब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं और वर्ण भी कहते हैं। जैसे गणेश शब्द लिया, ग में हलंत है, री मात्रा है। फिर ण में भी हलंत है और ए की मात्रा है। फिर श में भी हलंत है और अ की मात्रा। बिना मात्रा के जब हम व्यंजन लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, तो इनके टुकड़े नहीं कर सकते। ये गणेश के 6 टुकड़े कर सकते हैं, हाथी के 4 टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन इनके और टुकड़े नहीं कर सकते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण भी कहते हैं और अक्षर भी कहते हैं। अब हम लेते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जिसमें वर्ण व्यवस्थित रूप से हो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसे अब ये स्वर हैं और ये मात्रा है। कौन कौन से स्वर की कौन कौन सी मात्रा होती है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे अ मात्रा रहित होता है। आ की मात्रा ये होती है। ई की मात्रा अक्षर से पहले लगती है, छोटी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा अक्षर के बाद में लगती है। छोटे ऊ की मात्रा इस टाइप से लगती है, बड़े ऊ की मात्रा इस टाइप से लगेगी। री की मात्रा सी के जैसे लगती है। ए की मात्रा इस प्रकार से, ए की मात्रा इस प्रकार से, और ओ की मात्रा इस प्रकार से, और ओ की मात्रा इस प्रकार से। तो ये हो गए हमारे स्वर और मात्राएं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, र में कैसे लगेगा उ की मात्रा, ये विशेष है। यानी र में उ की मात्रा स्पेशल तरीके से लगती है। छोटे उ की मात्रा इस प्रकार से लगेगी और बड़े उ की मात्रा इस प्रकार से लगेगी। और ह में कैसे लगेगी री की मात्रा? अंदर। यानी पहले ह लिखेंगे, फिर ऐसे इस टाइप से लगाएंगे। तो और श में री की मात्रा किस प्रकार से लगेगी? इस प्रकार से घूमकर। और ग में कैसे लगेगी? गृह, री की मात्रा। अगला लेते हैं हलंत। हलंत कैसे लगता है? जब कोई व्यंजन बिना स्वर के लिखा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हाथी, ह के नीचे हलंत लगा दिया। ठीक उसी पर, क्योंकि इसमें मात्रा नहीं लगी हुई इसलिए हमने इसके नीचे हलंत लगा दिया। तो हलंत की क्या परिभाषा है? जब कोई व्यंजन बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा देते हैं, इसे हलंत कहते हैं। जैसे क, यदि क बिना मात्रा के लिखेंगे तो क के नीचे हलंत लगा देंगे। ख को यदि बिना मात्रा के लिखेंगे तो इसके नीचे भी हलंत लगा देंगे, ग के नीचे भी हलंत लगा देंगे, और घ को भी बिना मात्रा के लिखेंगे तो हलंत लगा देंगे। वर्ण विच्छेद के समय हमें इस प्रकार से करना पड़ता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, और ये अंग है। तो ये क्या है? हमारे स्वर। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं।
अब ये क्या है? व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33। कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, है। इसके अतिरिक्त कुछ और वर्ण होते हैं जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र। ये संयुक्त अक्षर होते हैं, यानी ये दो अक्षरों के मेल से बने होते हैं। जैसे श किससे बना होता है? क प्लस श से। जैसे इससे क्या ये क्या बन गया? श। इससे क्या वर्ड बनेगा? हमने बनाया कक्षा, रक्षा, पक्षी। अगला लेते हैं त्र। त्र किससे मिलके बना होता है? त और र से। तो क्या बन जाएगा? त्र। जैसे इसे क्या क्या वर्ड बनेंगे? पत्र, पुत्री, पत्रिका। अब अगला लेते हैं। अगला क्या है? ज्ञ। ये किससे बना होता है? ज और इ से। इसे क्या क्या वर्ड बनेंगे? विज्ञान, ज्ञान, अज्ञात। नेक्स्ट लेते हैं श्र। श्र किससे बना होता है? श और र के मेल से। क्या बनेगा इससे? श्रमिक, श्रमिक, श्रम, परिश्रम। तो ये क्या है? संयुक्त अक्षर। अब ड़ और ढ भी किससे बने हैं? ये क्या है? ये भी हमारे कुछ वर्ण हैं। जैसे ड़ से क्या बनेगा? पेड़, सड़क। और ढ क्या है? इसमें भी क्या वर्ड बनाएंगे? जैसे पढ़ाई, पढ़ाई। आगे क्या है? चढ़ाई। क्या होगा? चढ़ाई। ये क्या है? ये नुक्ता के वर्ड हैं। जैसे जिंदगी, क्या बनेगा इससे? जिंदगी, नुक्ता लगा हुआ है, जिंदगी। जमानत, ज से क्या बना? जिंदगी और जमानत। फ से बनाएंगे फरमान, फर्ज। तो इस प्रकार से ये हमारे हो गए व्यंजन। और ये क्या है? ये स्वर। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई? कंप्लीट वर्णमाला। स्वर कितने प्रकार के हुए? 11। व्यंजन कितने हुए? 33। ये कुछ और वर्ण भी है, जैसे संयुक्त अक्षर के, ड और ढ के, ज और फ के। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई? हमारी वर्णमाला कंप्लीट। अब हम आगे लेते हैं अयोग वा, यानी आफ्टर साउंड। अ के योग के अर्थ को वहन करने वाला है, यानी ये न तो स्वर की कैटेगरी में आता है, न ही व्यंजन की कैटेगरी में आता है, लेकिन व्यंजनों की भांति ही ये स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। इसमें सिर्फ अंतर ये है कि इसमें हम स्वर पहले उच्चारित करते हैं, उसके बाद में इसको बोला जाता है। जैसे अंग, इसे अनुस्वर कहते हैं, यानी ये जो डॉट लगती है इसे क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? ये है। अब इससे कौन कौन से वर्ड बनते हैं? जैसे जंगल। तो इसमें हमने स्वर को पहले उच्चारित किया। मंगल, बंदर, अंदर, पतंग, अंडा, डंडा,
ठंडा। तो इस प्रकार से हमने अनुस्वर से शब्द बनाए। अब हम अगला लेते हैं। इसे अनुनासिक कहते हैं। ये नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। इसका चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु के जैसे है, जैसे चांद, कुआं, गांव, चांदनी, आंगन, आंख, मांग, मां, दांत, पांच। तो ये क्या बन गया? चांद, कुआं, गांव, चांदनी, आंगन, आंख, मांग, मां, दांत और पांच। इससे क्या हो गया? ये क्या है? इस पर क्या लगा है? चंद्र बिंदु। अनुनासिक, ये नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। ये सिर्फ नाक से बोला जाता है। जंगल, मंगल, बंदर, अंदर, पतंग, अंडा, डंडा, ठंडा। यदि आप सही रूप से उच्चारित करेंगे तभी आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां नहीं होगी। अगला लेते हैं। इसे विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? 2 डॉट। इसमें ह की साउंड आती है, जैसे प्रातः, अंततः, अतः, नमः, पुनः। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएंगे? ये विसर्ग है। यह ह की साउंड देते हैं। अगला लेते हैं। अब हम अगला लेते हैं। अगला क्या है? द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन की क्या परिभाषा है? 2 समान व्यंजन से बने शब्दों को क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन। जैसे गल्ला, बल्ला। क से क्या बना? पक्का, मक्का। त से क्या बनेगा? पत्ता, गत्ता, कुत्ता। अब अगला लेते हैं। अगला क्या है? च, बच्चा, सच्चा, सच्चाई। अगला लेते हैं न। न से क्या बनेगा? अन्न, पन्ना। अगला लेते हैं ज से। छज्जा। क्या बनेगा? कद्दू। ब से क्या बनेगा? अब्बा, गुब्बारा। म से क्या बनेगा? मम्मी। ट से क्या बनेगा? मिट्टी, लट्टू। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए? द्वितीय व्यंजन। अब हम आगे लेते हैं। आगे क्या है? र व्यंजन के संयुक्त रूप। यानी साधारण र तो सबको लिखना आता है, ये लेकिन र का संयुक्त रूप कैसे दिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले लेते हैं हम। क्या है? र में यदि स्वर ना हो, क्या ना हो? स्वर ना हो और वह किसी अन्य व्यंजन से संयुक्त होता है तो इस स्थिति में र अगले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लग जाता है। अब जैसे य, र और य है तो क्या लिखेंगे? सूर्य, कार्य, आर्य। अगर र और म संयुक्त होंगे तो कैसे लगेंगे? धर्म, कर्म। अब र और क मिलेंगे तो क्या बनेगा? तर्क,
अर्क। अब इसको जो रेफ है उसको पहले पढ़ेंगे, उसके नीचे वाले अक्षर को बाद में पढ़ेंगे। तो क्या बन गया? त र क। र आधा है तो रेफ बन गया। अगला लेते हैं। र व्यंजन यदि स्वर सहित हो और उससे पहले कोई व्यंजन बिना स्वर का हो तो र पदेन के रूप में उस वर्ण के साथ जुड़ जाता है। जैसे मर्म, प्रभाव, प्रथम, प्रेम। भव र कैसे बनेंगे? भ्रम, भ्रमण। तो ये पदेन के रूप में जुड़ जाएगा। इसमें र पदेन के रूप में इसके साथ जुड़ गया है। अब ट, ठ, ड, ढ के बाद आने वाला स्वर सहित र पदेन के रूप में इस प्रकार से लगता है। ट और ड में अलग टाइप से लगता है। कैसे लगता है? ट्रक, राष्ट्र, ट्राम, ट्रक, ट्रेन। इस प्रकार से लगेगा। और ड में कैसे लगेगा? ड्राइवर, ड्रॉ, ड्रेस, ड्रामा। तो इस प्रकार से र का संयुक्त रूप लिखा जाता है। ट और ड में इस प्रकार से लगता है। इसको काक पद भी बोलते हैं क्योंकि इसकी चोंच कैसी होती है? कौवे की जैसे होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? काक पद भी बोलते हैं। और ये ट और ड में ही लगता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? र व्यंजन का संयुक्त रूप। आगत ध्वनियां यानी बाहर से आई हुई विदेशी भाषाओं के शब्द जब हिंदी में आए तो उन्हें हिंदी ने अपना लिया। कुछ शब्दों को तो हिंदी ने ज्यों का त्यों अपना लिया, लेकिन कुछ को उच्चारित करने में परेशानी होती थी। जैसे मोबाइल, इंटरनेट। तो ये शब्द बहुत ही आसान थे, इनको उच्चारित करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन कुछ शब्दों को उच्चारित करने में परेशानी होती थी, इसलिए उसके लिए एक नया चिन्ह विकसित किया गया जिसे कहते हैं आगत। अर्धचंद्राकार यानी इस प्रकार से, इसमें डॉट नहीं लगी होती, इसे क्या कहते हैं? आगत स्वर। तो इसकी क्या साउंड होती है? इसकी साउंड होती है ओ या आ। अब हम इससे बने कुछ शब्द लेंगे, मैं पढ़ के सुनाऊंगी। कॉफी, हॉल, मॉल, हॉर्स, कॉलोनी, ब्लॉग, डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, हॉस्पिटल, हॉकी, चॉकलेट, कॉटन, क्लॉक, डॉलर, गॉड, कॉमन, हॉट, फोम। तो इस प्रकार से ये क्या है? ये विदेशी भाषाओं के शब्द है जो हिंदी ने अपना लिए हैं। इसके लिए हमने क्या किया? एक चिन्ह विकसित किया जिसे क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार यानी आधा चंद्रमा। तो इस प्रकार से ये आगत स्वर कहलाता है। अब हम अगला लिखते हैं। अब हम स्वरों के प्रकार करेंगे। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वोवल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अ, इ, उ, री। इनमें कम समय लगता है, बोलते समय इनमें बहुत कम समय लगता है। अगला लेते हैं दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वोवल्स। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन से होंगे ये? आ, ई, उ, ए, ओ, ओ। तो ये क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? लॉन्ग वोवल्स। अगला लेते हैं प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग
3 गुना समय लगता है। कितना लगता है? 3 गुना समय लगता है। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं और इनको लिखते समय हिंदी का 3 भी लगा देते हैं। जैसे ओम, बिटिया, भैया, बबुआ, दीदी, इनको बोलने में 3 गुना समय लगा और ये लॉन्गर होते हैं और इनको बोलने में 3 गुना समय लगता है और नाभि से स्वर ऊपर की तरफ उठता है, तो इसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर यानी लॉन्गर वोवल्स। तो इस प्रकार से हमने स्वरों के भेद देखे। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? शॉर्ट वोवल्स, लॉन्ग वोवल्स और लॉन्गर वोवल्स। तो इनके क्या क्या एग्जाम्पल है? ह्रस्व के क्या एग्जाम्पल है? अ, ई, उ, री। दीर्घ के क्या है? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और प्लुत के क्या है? ओम, बिटिया, भैया, बबुआ, दीदी। ये क्या है? लॉन्गर वोवल्स। तो हमने इसमें वर्ण के तो इस प्रकार से हमने स्वरों के भेद जाने। अब हम अगला लेते हैं। अगला क्या है? व्यंजन, कॉन्सोनेंट। व्यंजन के भेद, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। यानी व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? स्पर्श व्यंजन यानी म्यूट्स। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा और दांत, होठों का स्पर्श करते हुए मुख से बाहर निकलती है। यानी जब व्यंजन मुख से बाहर निकलते हैं तो किन किन चीजों को टच करती है? कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठों का स्पर्श करती है। वो कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, थ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये क्या है? स्पर्श व्यंजन, म्यूट्स। यानी इनमें हवा दांत, होठों, जीभ को, कंठ को, तालु को, इनको स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। अगला लेते हैं अंतस्थ व्यंजन, सेमी वोवल्स। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी वोवल्स। य, र, ल, व। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? य, र, ल, व। अगला लेते हैं। अगला क्या है? उष्ण व्यंजन, सेम्बिलेंट। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से टकराकर ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करती है। क्या करती है? गर्मी पैदा करती है। उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं। श, श, स, ह। तो ये क्या कहलाते हैं? उष्ण व्यंजन। इनमें बोलने से गर्मी पैदा होती है। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से टकराकर गर्मी पैदा करती है उन्हें क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन। तो ये कौन कौन से हैं? श, श, स, ह। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? हमने व्यंजन के टाइप्स देखे। व्यंजन के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, म्यूट्स, अंतस्थ व्यंजन, सेमी वोवल्स, उष्ण व्यंजन, सेम्बिलेंट। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए? व्यंजन के भेद। यदि आप वर्ण विचार पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वर्ण विचार समझना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति रुझान कम हुआ है वो बढ़े। आपको किन किन टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।